हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। क्या मूवी भी इतनी पॉजिटिव है आज़ाद नाम की? मैं बोलूँगा कि अगर किसी को डेब्यू करना हो तो इस तरीके के टेम्पलेट के ऊपर डेब्यू करना चाहिए, जहाँ अपने सगे संबंधी जितने भी हैं सिनेमा के अंदर ही हों, और जब उनके बच्चे लॉन्च हो रहे हो या नेफ्यू लॉन्च हो रहे हो तो उनको यही टेम्पलेट दे देना चाहिए कि भैया लॉन्च होना है तो इस तरीके से होना चाहिए। अगर आपको एक लॉयल्टी दिखानी है, आपको ग्रेट जंप्स मारनी है, आपको स्क्रीन प्रेजेंस चाहिए, आपको स्लो मोशन चाहिए, एक बिना डायलॉग बोले अगर आपको ह्यूमर डिलीवर करना है तो आपका डेब्यू बिल्कुल आज़ाद जैसा होना चाहिए। आज़ाद है कौन? आज़ाद है घोड़ा। क्या डेब्यू बाकी दोनों का भी अच्छा हुआ है, राशा का और अमान का। गौर करते हैं। देखो क्या है कि अभिषेक कपूर कोई बहुत बढ़िया डायरेक्टर है नहीं वैसे। एक आधी पिक्चर उनकी चलती है, फिर तीन चार फ्लॉप होती हैं, इस तरीके की है। और जो मूवी थोड़ा बहुत काम भी करी है, रॉक ऑन ले लीजिए या फिर केदारनाथ ले लीजिए, ये जस्ट अबाउट ब्रेक इवन ही करी हैं। कोई ऐसे कोई बहुत बड़ी महान पिक्चरें नहीं है। रॉक ऑन के भी गाने फेमस थे, ना कि रॉक ऑन खुद की मूवी। ठीक है, उसको भी लोगों ने 2.5 स्टार ही दिए हैं। तो उनके साथ डेब्यू करना, उसके बाद इस तरीके की स्टोरी लेके आना जहाँ पर आप कैमियो के नाम पे अजय देवगन को लेके तो आते हो, जो यहाँ पर बीहड़ का बना हुआ है रिवोल्ट करने वाला इंसान। और वो एक्सटेंडेड ही है ऑलमोस्ट, जो आरआरआर में उन्होंने किया। वो इतनी ज़्यादा लाइमलाइट लेके चला जाता है कि क्योंकि एक्टर भी बहुत शानदार है, बिना किसी डायलॉग के भी मैंने देखा कि अमान बहुत सारे डायलॉग अजय देवगन को बोल रहा है, अजय देवगन उसकी तरफ देख भी नहीं रहा है, फिर भी इम्पैक्ट जो आ रहा है वो अजय देवगन का आ रहा है, बिकॉज ऑफ इज बॉडी लैंग्वेज। कहानी बहुत ही छोटी सी है एक्चुअली में, जिसको बहुत ज़्यादा ड्रैग किया गया है। कहानी है कि एक बच्चा है, गोविंद। बड़े होते होते वो बहुत सारे गोविंद मतलब अमान का जो है वो बहुत ज़्यादा महाराणा प्रताप के घोड़े के बारे में बातें शातें सुनता रहता है अपनी दादी से। ऐसे ही वो बड़ा हुआ और उसको भी चाहिए घोड़ा। क्यों चाहिए, क्यों उसको इतनी ऑब्सेशन आ गई है? दादी की कहानियाँ सुन के ही सिर्फ, जैसे लोग बोलते हैं मुझे चांद सितारे पे जाना है, तो लोग चांद सितारे पे तो नहीं चले गए, बट इसका सपना है कि जी हमें इस तरीके का घोड़ा चाहिए। क्यों चाहिए, इसके पास कोई पर्पस नहीं है फिलहाल के लिए। और आसपास जो है 1920s का दौर चल रहा है, जब आपके पास अत्याचार ज़मींदारों से भी था और ऊपर से आपको पता है कि वहाँ पर ब्रिटिशर्स भी थे, तो वो भी एक समा बंधा हुआ है। अचानक से जिसकी घोड़े की रेस थोड़ी सी ख़त्म होती हुई नज़र आती है, इसको वैसा लंबा चौड़ा सा काला घोड़ा दिख जाता है। और इसकी मदद करने के लिए अजय देवगन भी हैं, जो इसको जीवन का सीख भी देते हैं। साथ में ज़मींदार की बेटी जो है वो भी बीड़ा उठा लेती है, राशा, कि मैं भी आपको आपकी सेल्फ डिस्कवरी में हेल्प कर दूंगी। बहुत लेटर इन द मूवी आपको पता चलता है कि ये थोड़ा लगान के जोन के अंदर जाने वाली है, जहाँ पर आपका जितना लगान है वो माफ़ हो जाएगा अगर आप ये एक्टिविटी करते हो। और उसी के लिए ये सारा बिल्डअप हुआ होता है, जो आप फर्स्ट हाफ में बहुत ही स्लो तरीके से देखते हो। जिस जिस सीन में ऑफकोर्स अजय देवगन आता है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा एलिवेट हो जाता है, बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि आज के ज़माने के हिसाब से जिस तरीके से एलिवेटेड सीन्स दिखाए जाते हैं, एलिवेशन के एलिवेशन वैसा कुछ है। ये स्टोरी तसल्ली बख्श स्टोरी है, ये बहुत स्लो तरीके से चलती है। एक्टिंग की परफॉर्मेंसेस की बात करूँ तो काफ़ी सारे एक्टर्स हैं इसके अंदर। अमान देवगन की अगर सबसे पहले बात करें, ही लुक्स गुड इन सर्टन सीन्स एंड ही लुक्स वेरी बैड इन सर्टन सीन्स। वो थोड़ा सा अनइवन तरीके का है, कुछ कुछ जगह में लगेगा यार बढ़िया लग रहा है यार ये तो, और फिर दूसरे पल ही आपको लगेगा कि ये क्या कर दिया। तो बहुत ही ज़्यादा रस्टिक रॉ लग रहा है, मतलब कैमरा शाई लग रहा है। और एक साइड पे बहुत ही अच्छा शॉट देके चला गया, तो ऐसा लगता है कि फुल्ली ट्रेंड नहीं है। राशा के इतने सीन्स ही नहीं है, एक आधा क्लोजअप शॉट आता है, अचानक से उसका डायलॉग कंप्लीट नहीं होने दिया जाता, बैक से ले लिया जाता। तो शायद डायरेक्टर साहब को भी इतनी अकल थी कि शायद शी इज़ नॉट वेरी कॉन्फिडेंट इन डिलीवरिंग द एंटायर डायलॉग विद कंसिस्टेंट एक्सप्रेशंस। तो वो एक्सप्रेशन चेंज करने के लिए एक बैक शॉट का जो कैमरा, दो कैमरा सेटअप होते ही हैं, पीछे ले लिया। फिर जो आते हैं आप बाकियों के ऊपर, पीयूष मिश्रा जो वो करते हुए आए हैं वही जमींदार बने हुए हैं, उसी तरीके की एक्टिंग जिस तरीके की वो करते हैं। बाकी जितने एक्टर्स हैं उन्होंने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस करी है। एंड में एक क्लाइमैक्स हो जाता है, और बीच में जितनी भी परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया आपको लगती है, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वो है घोड़ा। घोड़ा एक साइलेंट एक्टर है जो अपनी वफादारी भी दिखा देता है। ही इज़ he plays a very important role, let's say, in whatever spark these two people have romantically। जितना भी स्पार्क आता है वो घोड़ा भी उसका एक सूत्रधार बन जाता है, और एंड में भी इसका बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रोल हो जाता है। अब अजय देवगन को क्यों लिया गया? क्योंकि स्टोरी में मेरे ख्याल से कहने सुनने के लिए इतना कुछ था नहीं, तो उसका रोल भी इसके अंदर ऐड कर दिया गया। और प्लस अच्छा खासा सा कैमियो है, ऐसा नहीं है कि 10-15 मिनट में आके चले गए और ऐसा कुछ हो गया। लंबा चौड़ा सा रोल है, और फिर आपको लगता है कि ना ही जाते तो अच्छा था, थोड़ा सा समा तो बंधा हुआ था।
देखो थोड़े टाइम पहले मैंने यहाँ वीडियो बनाया था कि आपको अगर डेब्यू करना है तो उसका टेम्पलेट ढूंढने के लिए आपको डाउन साउथ नहीं जाना है या हॉलीवुड नहीं जाना है, आपके पास बॉलीवुड के अंदर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और पहले भी बहुत बड़े एग्जाम्पल्स रहे हैं, सनी देओल का ले लीजिए, बॉबी देओल का ले लीजिए, संजय दत्त का डेब्यू ले लीजिए, चाहे आप रिसेंट टाइम्स के अंदर 2000 के अंदर जो डेब्यू हुआ था ऋतिक रोशन का, वो तो एकदम टेम्पलेटेड है। आपको एक्टिंग आनी चाहिए, आपको डांस परफॉर्मेंस आना चाहिए, आपके डोले शोले होने चाहिए, आपके एक्सप्रेशन टॉप नॉच होने चाहिए, आपकी स्क्रीन प्रेजेंस एक लेवल की होनी चाहिए। अगर नहीं है तो जब तक मेहनत कंप्लीट ना हो जाए ना आए। आपकी स्क्रिप्ट आपको फेल करा सकती है, आपकी डायरेक्शन आपकी फेल करा सकते हैं, लेकिन आपके खुद एज अ हीरोइज्म फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप वो हीरो बनने आए हो। आप राजकुमार राव की तरह पैरेलल सिनेमा नहीं करने आए हो, लार्जली आप मेन स्ट्रीम हीरो बनने आए हो। तो ये सब चीज़ों की थोड़ी सी कमी लगती है। हालांकि डांस परफॉर्मेंसेस दोनों एक्टर्स की बहुत अच्छी हैं और बहुत ही लाइट ऑन देयर फीट लगते हैं, लेकिन बियॉन्ड दैट परफॉर्मेंसेस के अंदर कमी लगती है। अब नेपोटिज्म का सवाल शुरू हो जाता है, लेकिन नेपोटिज्म मेरे ख्याल से दो तरीके का नेपोटिज्म है। एक है नेपोटिज्म जिसको आप बोल सकते हो कि फर्स्ट जनरेशन के जो एक्टर्स आ रहे हैं, और एक है जो जनरेशनल टू जनरेशन यही काम करते हुए आ रहे हैं। आप देखिए अगर कपूर खानदान है तो वहाँ पर जनरेशन टू जनरेशन ये प्रोफेशन है, डॉक्टरी है। जैसे हर जनरेशन का हर एक इंसान कोई भी आ जाए, चाहे वो ब्लैक वॉरेंट के अंदर शशि कपूर के पोते भी आ जाएं, वो भी कैमरा शाई नहीं है, उनको सिर्फ आता ही एक चीज़ है, वो इसी प्रोफेशन में। जैसे पुराने ज़माने में होता ना, डांसर है या भांड है या जो भी है, वो ऐसे नामों से पुकारा जाता था, लेकिन वो एकदम परफेक्ट होते थे। गवैया है, वो सारे के सारे खानदान वाले वैसे एकदम पिच परफेक्ट करते थे। एक तो ये कैटेगरी है, ये कभी भी गलत नहीं होते हैं, ये आपको बेसिकली एक लीड बाय एग्जाम्पल करते हैं। और कुछ हैं जो हीरो तो बन गए, लेकिन अब उनको ये नहीं पता कि सेकेंड जनरेशन को कैसे लीड करना है, क्योंकि वही झांकना भूल जाते हैं कि जो उन्होंने 90s में सक्सेस ली होगी, 2000 में सक्सेस ली होगी, आज के मायने ऋतिक रोशन से ज़्यादा हो गए हैं। तो ऋतिक रोशन को कैसे आउटशाइन करना है, वो तुम्हारा बेंचमार्क होना चाहिए। ये नहीं बेंचमार्क होना चाहिए कि मेरे को पिक्चर मिल गई। ये मेरे को लगता है कि इट वॉज अ वेरी रॉन्ग डेब्यू। अगर थोड़ी सी और कमर्शियल पिक्चर होती तो इन पर ज़्यादा फोकस होता, लाइमलाइट होती। ये पीरियड में दोनों ही अनकंफर्टेबल हैं, दोनों ही मॉडर्न आउटलुक से आते हैं। तो आपको एक आज के ज़माने की पिक्चर बनानी थी, पुराने ज़माने की पिक्चर बनानी नहीं चाहिए थी। तो ये सोचा होगा कि भाई हम पुराने ज़माने की पिक्चर बनाएंगे तो बहुत सारी एक्टिंग देखने को मिल जाएगी, लेकिन जब नए लोग आते हैं तो आपको पता हो कि वो कितने पानी में है, तो आप उस तरीके के डिसीजन ले सकते हैं। तो मैं जब ये देख रहा था मूवी, मेरे मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे, जो सारे के सारे मैंने यहाँ पर आपके सामने एक्सप्रेस कर दिए हैं। इट्स अ बैड आई वुड से लॉन्च। इस तरीके से लॉन्च नहीं करना चाहिए। ये गलती सनी देओल ने भी करी थी, जब वो खुद डायरेक्टर बन के अपने बेटे के लॉन्च के लिए खुद अब बेटे को बोल दिया कि बेटा अभी तू पूरा टोन्ड बॉडी में भी नहीं है, तब भी लॉन्च हो जा। ऐसे नहीं, आप अपना बच्चे का करियर जो है ख़राब कर रहे हो, आप खेल रहे हो उसके करियर के साथ। यहाँ पर भी खेला गया है करियर के साथ। और ये सब छोड़ दूँ मैं तो 2 मिनट के लिए, सब कुछ 2 मिनट के लिए भूल भी जाऊँ कि यार एक्टर्स भी ना अपने एक फिक्सेटेड माइंडसेट में हो जाते हैं, चले जाते हैं। जो इंसान फिक्सेटेड माइंडसेट में कभी भी नहीं होता है, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि उसके पैसे लगे होते हैं, हर चीज़ में वो एक एक रुपया गिनता है। थंडारी साहब जो सबसे बड़े नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हैं इंडिया के आज के डेट के अंदर, सारी हिंदी फिल्में एटलीस्ट वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, साउथ की सारी बड़ी बड़ी फिल्में लेते हैं, एक एक साल में 2-2 3-3 हज़ार करोड़ रुपए की वो डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं। उसको ये समझ नहीं आया मैं क्या कर रहा हूँ। ये मेरे को तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मार्क वहाँ पर है कि ये क्या क्या था ये। बहुत अजीब था। मतलब कुछ सीन्स सिनेमैटिकली अच्छे लेने को आप फिल्म नहीं बोल सकते हो। ये वीक फिल्म है, वीक परफॉर्मेंसेज हैं। कोई भी आपको एक वो जो था ना, एंड में पेट्रियाटिज्म भी थोड़ा सा जगाने की कोशिश करी गई है, जागता नहीं है। ठीक है, बाकी जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज़ और अपडेट के साथ। ये थोड़ा वॉश आउट हो जाएगी। 2 स्टार आउट ऑफ 5।